गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और हमें यह विश्वास होगा छात्रों जो है कि आप लोग पूर्णतः स्वस्थ होंगे। तो आइए जो है बीएससी एजी सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है जो है फंडामेंटल आप जो है प्लांट बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है जो है न्यूक्लिक एसिड इम्पॉर्टेंस एंड क्लासिफिकेशन सिम्टम्स जो है, मतलब इसका अर्थ ये हुआ छात्रों जो है कि न्यूक्लिक एसिड का महत्व और वर्गीकरण के लक्षण क्या हैं, उसे हम आज जो है छात्रों आप लोग को अध्ययन करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो न्यूक्लिक एसिड है छात्रों जो है ये एक तरीके से देखा जाए कि आनुवांशिक जो गुण होता है उसे जो है एक जगह से दूसरे जगह जो है स्थानांतरित करता है। न्यूक्लिक एसिड का मुख्य कार्य यही होता है छात्रों जो है, क्योंकि आनुवांशिक जो है वो माता पिता से जो है बच्चों को, बच्चों से उनके बच्चों में जो है स्थानांतरित होती है, जो कि न्यूक्लिक एसिड के द्वारा जो है ये प्रक्रिया जो है संभव होती है छात्रों। क्योंकि वजह यह है कि जो हमारे पौधों में जो क्रॉस बीट कराया जाता है या क्रॉसिंग कराया जाता है, या पौधों में या अमरूद का प्लांट हो गया, नींबू का प्लांट हो गया, वहाँ पे क्रॉस करके किसी दूसरे पौधे का प्रजनन किया जाता है या उगाया जाता है, तो वो ये प्रक्रिया जो है केवल न्यूक्लिक एसिड के द्वारा ही छात्रों संभव हो सकती है। क्योंकि अगर हम एसडी जो है गेहूं की वैरायटी जो है 2967 जो है अगर हम बोते हैं अपने जो है खेत में छात्रों जो है, तो उसे अगर हम दोबारा जो है अगर बोते हैं 2967 जो है, तो ये आप मान लीजिए जो है कि उसके जो आनुवांशिक गुण हैं वो जो है उसकी जगह जो है स्थानांतरित जरूर होगा छात्रों, जो हमारे न्यूक्लिक एसिड का मुख्य कार्य होता है छात्रों। ये नाभिकीय संरचना को एक तरीके से जैविक प्रक्रियाओं से घेरा हुआ रहता है और ये जो है न्यूक्लिक एसिड आनुवांशिक गुणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते रहते हैं। ठीक है, आइए इसके विषय में अध्ययन किया जाए जो है। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या है? ठीक है, न्यूक्लिक एसिड लंबी श्रृंखला वाले जो है पॉलीमरिक अणु होते हैं। ठीक है, जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है वो लंबी श्रृंखला वाले पॉलीमरिक अणु होते हैं। मोनोमर को न्यूक्लियोटाइड के रूप में जाना जाता है और इसीलिए कभी कभी न्यूक्लिक एसिड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड के रूप में भी जाना जाता है छात्रों। ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड क्या है उसके विषय में हम आपको बतला रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड एक लंबी श्रृंखला होती है जो कि पॉलीमरिक अणु से वो एक बंध से जुड़ाव किए रहता है और मोनोमर को न्यूक्लियोटाइड के रूप में एक तरीके से जाना जाता है आपके न्यूक्लिक एसिड को छात्रों। ठीक है, फिर इसीलिए कभी कभी न्यूक्लिक एसिड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड के रूप में भी एक तरीके से वर्णन किया जाता है छात्रों। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड इस तरीके में पाया जाता है और फिर उसके बाद डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है जिसे हम डीएनए बोलते हैं, और राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए दो प्रमुख प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हैं। ठीक है, फिर ये डीएनए और आरएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विशिष्ट विशेषताओं के वंशानुक्रम और संचरण के लिए जिम्मेदार होता है, जो आपके न्यूक्लिक एसिड का जो है छात्रों मुख्य कार्य होता है, जो आरएनए और डीएनए के माध्यम से ये आनुवांशिकी को जो है एक तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विशिष्ट विशेषताओं या गुणों को वंशानुक्रम के अनुसार जो है उसे संचरण के लिए जिम्मेदार होता है, उस प्रक्रिया के लिए मुख्य जिम्मेदार होता है छात्रों, जो आपके न्यूक्लिक एसिड के द्वारा ही ये चीज़ें संभव हो सकती हैं। फिर उसके बाद जो है हम मुख्य रूप से इसे दो प्रकार में जो है न्यूक्लिक एसिड को जो है वर्गीकृत करते हैं। आगे चलते हैं।
डीऑक्सीराइबोक्लोरिक एसिड जो है, जो डीएनए आपका है, डीएनए को जो है न्यूक्लिक एसिड को दो वर्गों में न्यूक्लियर मतलब डिवाइड किया गया, वर्गीकृत किया गया है, डीएनए और आरएनए छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद रासायनिक रूप से डीएनए एक पोटेंस शर्करा, फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन युक्त कुछ चक्रीय आधारों पर ये बना हुआ होता है आपका डीएनए छात्रों जो है। फिर डीएनए अणुओं में मौजूद शर्करा अंश जो है, जो आपका बीटा -D-2 डीऑक्सीराइबोज है, जिन चक्रीय आधारों में नाइट्रोजन होती है वे एडेनिन ए, ग्वानिन जी, साइटोसिन सी, थायमिन टी, इन रूपों में जो है आपके जो नाइट्रोजन होते हैं वो अभिक्रिया करते रहते हैं, उनके अणु जो है एक बंध से दूसरे बंध से जुड़ाव रखते हैं। फिर उसके बाद डीएनए के अणुओं में ये आधार और उनकी व्यवस्था एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जानकारी भंडारण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है छात्रों निभाते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर हमारा जो डीएनए है, अगर इसे जो है सही तरीके से छात्रों जो है परिसंचरण न किया जाए, संचरण न किया जाए जो है, तो आपका जो आनुवांशिक विशेषता और गुण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पे जो है स्थानांतरित नहीं हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद डीएनए में एक डबल स्टैंड हेलिकल संरचना होती है, जिसमें स्ट्रेट एक दूसरे के पूरक होते हैं, जो जुड़ाव होता है छात्रों जो है एक दूसरे का। ठीक है, वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे ये बंध के रूप में जो है जुड़ाव किए रहता है छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए जो है। कभी कभार छात्रों जो है कुछ मुख्य परीक्षाओं में जो है इसके फुल फॉर्म जो है पूछ लेते हैं कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इससे आपको ये भी पता चलेगा जो है कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या है और डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, डीएनए का हमने बताया और आरएनए का आपको राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए से कहा जाता है। फिर उसके बाद आरएनए अणु जो है फास्फोरिक एसिड, एक पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन युक्त कुछ चक्रीय आधारों पर भी बना होता है, जो आपका आरएनए का निर्माण होता है, या बंध के रूप में इनकी एक प्रक्रियाओं के थ्रू जो है इनका जो है फास्फोरिक एसिड के जो अणु हैं जब ये बंध के रूप में जुड़ाव करते हैं जो है, तो वहाँ पे आपका आरएनए का एक तरीके से प्रदर्शित होता है कि यहाँ पे आरएनए इस बंध से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आरएनए में शर्करा अंश के रूप में बीटा डी राइबोज होता है। ठीक है, उसमें क्या था, बीटा डी जो डीएनए में जो हमने आपको बताया कि डीएनए में बीटा -D-2 था जो डीएनए में था, इसमें क्या है कि बीटा -D- राइबोज जो है उसके जो है शर्करा आपके आरएनए में पाए जा रहे हैं छात्रों जो है। ठीक है, फिर आरएनए में मौजूद हेट्रोसाइक्लिक आधार एडेनिन ए, ग्वानिन जी, साइटोसिन सी और यूरेसिल यू, उसमें क्या था जो है लास्ट में एडेनिन तो था, ग्वानिन भी था, साइटोसिन भी था, और वहाँ चौथे में जो है एक तरीके से क्या कहते हैं ग्वानिन जो है, मतलब उसे जो है थायमिन जो है एक तरीके से, यहाँ पे यूरोसिल था, वहाँ पे थायमिन था। डीएनए में थायमिन और आरएनए में जो है यूरोसिल जो है, इतने प्रकार के जो है आधारी जो आपको है हेट्रोसाइक्लिक जो है आपके अम्ल जो है एक तरीके से आधार बनाते हैं छात्रों जो है। ठीक है, फिर उसके बाद आरएनए में चौथा आधार डीएनए से भिन्न होता है। आरएनए में आमतौर पर एक ही स्ट्रैंड, मतलब कहने का अर्थ यह है कि एक स्ट्रैंड होता है जो कभी कभी
पीछे की ओर जो है मुड़ जाता है। मतलब अगर उनके बंध इस तरीके जुड़ाव लिए हुए हैं छात्रों, ठीक है, अगर उनका इस तरीके का जुड़ाव लिया हुआ है तो यहाँ पे इनको जो है टर्न होके जो है जुड़ाव ले लिया जाता है। ठीक है, फिर जो कभी कभी पीछे की ओर मुड़ जाते हैं, फिर जिसके परिणाम स्वरूप दोहरी हेलिक्स संरचना बनती है। आरएनए अणु 3 प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का एक विशिष्ट जो है कार्य होता है छात्रों। ठीक है, तो उसके बाद जो है न्यूक्लिक एसिड का वर्ग क्या है वो हम बता रहे हैं छात्रों। न्यूक्लिक एसिड माता पिता से संतानों तक अंतर्निहित गुणों की संचरण के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब आनुवांशिक गुणों का एक तरीके से स्थानांतरण होता है जो माता पिता से उनके बच्चों में होता है, जो न्यूक्लिक एसिड का मुख्य कार्य है छात्रों। फिर वे हमारे शरीर में प्रोटीन से संश्लेषण के लिए जिम्मेदार हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नेतृत्व निर्धारित करने के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक विधि होता है। मतलब जब कहीं जो है संदिग्ध अवस्था में किसी की अगर मृत्यु होती है, वहाँ पे कोई अगर सबूत नहीं छोड़ा जाता है तो वहाँ पे जो हमारी फोरेंसिक टीम होती है पुलिस की जो है, वो वहाँ पे जाके जो है कुछ ऐसे क्लू जो है निकालते हैं जो कि आपके जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नेतृत्व निर्धारित करने के लिए वहाँ पे फोरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा इसे जो है क्लू को निकाला जाता है छात्रों, जहाँ पे इसका न्यूक्लिक एसिड का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका उपयोग अपराधियों की पहचान के लिए भी किया जाता है। इसने जैविक विकास और आनुवांशिकी संबंधित अध्ययनों में प्रमुख भूमिका जो है निभाई है, जो कि आपके न्यूक्लिक एसिड के द्वारा ही जो है ये चीज़ें छात्रों संभव हो सकती हैं। फिर उसके बाद न्यूक्लिक एसिड माइक्रो मोलिक्यूल्स है जो सभी कोशिकाओं और वायरस में ये मौजूद होते हैं। आनुवांशिक जानकारी न्यूक्लिक एसिड में संग्रहित और व्यक्त की जाती है। मतलब जो आपकी आनुवांशिक जो है जानकारियां होती हैं वो आपको न्यूक्लिक एसिड में ही ये सारी चीज़ें जो है आपको मिलेंगी छात्रों। फिर उसके बाद कोशिका प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक जानकारी को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए में संग्रहित करता है। फिर राइबो न्यूक्लिक एसिड एक संबंधित प्रकार की न्यूक्लिक एसिड जो विभिन्न आणविक रूपों में मौजूद होता है और प्रोटीन संश्लेषण में अपना जो है भाग लेता रहता है, जो न्यूक्लिक एसिड का कार्य है छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद न्यूक्लिक एसिड के महत्व क्या हैं वो हम आपको बतला रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड आनुवांशिक लक्षणों के संरक्षण के लिए एक रासायनिक आधार बनाते हैं छात्रों, जो आपके न्यूक्लिक एसिड का महत्व है। फिर न्यूक्लियोटाइड्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा स्रोत के रूप में सिग्नलिंग मध्यस्थों एलोस्टेरिक एंजाइम्स प्रभावकों और द्वितीयक दूतों के रूप में अपना कार्य करते रहते हैं। ठीक है, फिर आता है न्यूक्लिक एसिड के दो महत्वपूर्ण जो कार्य हैं वो हम बता रहे हैं। पहला, आनुवांशिकी जानकारी डीएनए के अंदर कोडित होती है। ठीक है, जो आनुवांशिक की हमें जानकारी होती है छात्रों जो है वो डीएनए के अंदर जो है कोडिंग किया जाता है या कोडिंग होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यह जानकारी डीएनए द्वारा संग्रहित की जाती है और आरएनए द्वारा इसे प्रोटीन तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद एमआरएनए प्रोटीन की नींव बनाने के लिए नाभिक से साइटोप्लाज्मा में स्थानांतरित किया जाता है। मतलब जो वहाँ का प्रोटीन है जो न्यूक्लिक एसिड या आरएनए और डीएनए के द्वारा जो है स्थानांतरित किया जा रहा है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जो है, तो वहाँ पे ये नाभिक से साइटोप्लाज्मा में जो है इसे स्थानांतरित किया जाता है। फिर टीआरएनए प्रोटीन जानकारी को समझाने और व्यवस्थित करने के लिए पुल में एमिनो एसिड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि एमिनो एसिड ही जो है एक तरीके से उनके अणु के बंधों को जो है बांधता है
और उन्हें आगे जो है संचरण के लिए स्थानांतरित करता है। फिर आरएनए राइबोसोम बनाने के लिए एक तरीके से उपयोगी होता है छात्रों। फिर न्यूक्लिक एसिड की संरचना क्या होती है उसे हम बता रहे हैं। स्ट्रक्चर इसका जो है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के मामले में एक नाइट्रोजन बेस, एक फास्फेट समूह और एक डीऑक्सी राइबो शर्करा, और आरएनए के मामले में एक राइबो शर्करा के रूप में माना जाता है, जो इसकी संरचना का न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होता है छात्रों। फिर उसके बाद न्यूक्लिक एसिड जो संरचना है, न्यूक्लिक एसिड सभी जीवन रूपों के रूप में आवश्यक हैं और सभी कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। प्रकृति में न्यूक्लिक अम्ल दो रूपों में पाए जाते हैं, वे हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए और राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए जो है, ये प्रकृति में दो रूपों में पाए जाते हैं छात्रों जो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड प्रकृति में उपलब्ध मोनोमर्स के बायोपॉलिमर जो न्यूक्लियोटाइड बना सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड में निर्मित होते रहते हैं छात्रों। ठीक है। फिर न्यूक्लिक एसिड की संरचना को समझने के लिए न्यूक्लियोटाइड की संरचना का अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद न्यूक्लिक एसिड बनाने वाले न्यूक्लियोटाइड में तीन भाग होते हैं, जिनमें से एक फास्फेट समूह, एक नाइट्रोबेस और एक पेंटोस अणु जो है शामिल होते हैं। न्यूक्लिक एसिड के जो न्यूक्लियोटाइड को बनाते हैं उनके तीन जो है ये प्रकार के जो है बेस होते हैं, जिससे न्यूक्लियो एसिड को जो है बनाया जाता है। फिर फास्फेट समूह, आपका फास्फेट समूह में एक फास्फोरस अणु होता है जिसमें नकारात्मक रूप से आवेशित ऑक्सीजन परमाणु जो है जुड़े होते हैं। फिर पेंटोज अणु होते हैं जो डीएनए और आरएनए में पेंटोज डीऑक्सीराइबो और राइबोज में जो है एक तरीके से बनाया जाता है। फिर उसके बाद दोनों में 5 कार्बन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोक्सिल समूह भी कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। राइबोज में 2 हाइड्रोक्सिल समूह दूसरे और तीसरे कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, जबकि डीऑक्सीराइबोज में एक हाइड्रोक्सिल समूह तीसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और हाइड्रोजन दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। मतलब जहाँ पे हमारा कार्बन और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का समावेशन अणु जो है बंध के रूप में जो है जुड़ते हैं, वहाँ पे जो है हमारा न्यूक्लिक एसिड अपना कार्य करता है। और आनुवांशिक जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो न्यूक्लिक एसिड का मुख्य कार्य है कि वो माता पिता की विशेषताओं और गुणों को एक जगह से ले जाके दूसरे जगह उनके बच्चों में स्थानांतरित करते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है न्यूक्लिक एसिड का। जो इनका एक तरीके से वर्गीकरण है जो है वो आरएनए और डीएनए में होता है। ठीक है। यहाँ पे ये टॉपिक जो है छात्रों समाप्त होता है। सभी छात्रों को धन्यवाद।